नागापुंजा भील, कंटिया भील, बिरसा मुंडा, रानी दुर्गावती और हमारे समस्त पूर्वजों को याद करते हुए बाबा देव, सावन माता और हमारे खत्रीज बाबू सभी को याद करते, नमन करते हुए आप हर पंचायत से, काकनवानी से लेके खवासर तक के जो साथी यहाँ पहुंचे, साथियों आप लोग भी बैठ जाइए। आप जहाँ है वहीं बैठ जाइए, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, बैठ जाओ आप लोग। देखो सुनना थोड़ी देर पड़ेगा, आप लोगों को सुनने की भी आदत डालना पड़ेगी। बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाओ आप लोग, बैठ जाओ। हर पंचायत से और सभी जो डीजे लेके साथी आए उनका स्वागत, अभिनंदन। और आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर पहुंचे, आप लोगों का हार्दिक हार्दिक जोहार, अभिनंदन। और हमारा पुलिस प्रशासन यहाँ उपस्थित है, उसका भी स्वागत, अभिनंदन। और हमारे पत्रकार लोग, न्यूज मीडिया जो यहाँ उपस्थित है, उन सभी का स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज हम लोग अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के बारे में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। साथियों आप लोग भी बैठ जाइए। साथियों 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस हमारे भाइयों ने बताया हम क्यों मना रहे हैं। साथियों 2015 के पहले यहाँ कोई 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस नहीं मनाया जाता। साथियों 2015 में हमारे द्वारा पहली रैली निकाली गई थी, जिसमें मात्र 40 लोग थे, 40 लोग थे मात्र। और उस समय उन 40 लोगों को दबाने का भरसक प्रयास किया गया था। वो दबाने वाले लोग आज यहाँ पर आ जाए दबाने के लिए। उस समय बहुत कोशिश की थी लोगों ने, लेकिन हमारे जो साथी थे उन्होंने संघर्ष किया और आगे बढ़े। साथियों आदिवासी समाज को जगाना कोई मजाक की बात नहीं है। आदिवासियों को जगाना भी बहुत मुश्किल है। हमारे गुरु भंवरलाल परमार बोलते हैं आदिवासियों को जगाना मुश्किल है, लेकिन अगर आदिवासी जाग गया तो उनको रोकना भी मुश्किल है। आदिवासी जाग गया तो उसको रोकना भी मुश्किल है। किसी माइके लाल में हिम्मत नहीं है उन आदिवासियों को रोक सकते। साथियों में भील आदिवासियों के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। समय के ध्यान रखते हुए मैं 5 आप लोगों को इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूं। साथियों हमारी 10वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी का भील राजाओं का राज हुआ करता था हमारे क्षेत्र में। ध्यान से सुनना, और जो इधर उधर बातें कर रहे 10 मिनट के लिए बंद हो जाए। आपको बातें सुनने को नहीं मिलेगी, हर कोई नहीं बताने आएगा। आदिवासी समाज को सही रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है। हर व्यक्ति आदिवासी व्यक्ति को गलत रास्ते पे ले जाता है। 10वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक आदिवासी भील राजाओं का राज हुआ करता था हमारे क्षेत्र में। कोटिया में कोटा भील का राज चलता था, उसने कोटा बसाया था। रामपुरा में रामा भील का राज चलता था, रामा भील ने नगरी बसाई थी। दिल्ली को दल्ला भील ने बसाया था, वहां दल्ला भील का राज चलता था। उज्जैन में गर्द भील ने बसाया था और वहां पे गर्द भील का राज उज्जैन में चलता था। डूंगरपुर में डूंगरा भील ने बसाया था, उनका राज चलता था। बांसवाड़ा में बासिया भील का राज चलता था। उदयपुर में उदया खराड़ी का राज चलता था। अहमदाबाद में आशा भील का राज चलता था। झालोद में झाला वसैया का राज चलता था। झाबुआ में झप्पू भील का राज चलता था। अलीराजपुर में आलिया भील का राज चलता था। अरे सोचिए, हम लोग आज यहाँ बैठे कहीं न कहीं राजाओं की औलाद है और उन्हीं राजाओं का खून है हम। लेकिन इन 500 सदियों में ऐसा क्या हुआ? आज जो राजा थे, कई सदियों पहले जो लोग राजा थे, आज रोड पे आ गए और हमारी हालत क्या है आप लोगों को बताने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? साथियों उसके बाद में हमारे ऊपर बाहर के जो आक्रमणकारी आए, बाहरी देशों के आक्रमणकारी आए, उन्होंने हमारे राजाओं को धोखे से, सर से, कपट से राज्य छीने और हमारे जो लोग थे, भील लोग थे, वो जंगलों में जाके बसे और जो जमीन उपजाऊ थी, जो मैदानी भाग थे, जो उपजाऊ जमीनें थी, संसाधन थे हमारे, वो सारे छीन लिए गए और हम लोग आज बचे हुए, हमारे बाप दादा जंगल, हम लोग आज बसे हुए। साथियों ऐसा हमारा भीलों का इतिहास है, आपको समझना होगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारा इतिहास बोल रहा है। आप उठा के देखिए पिछला इतिहास, सर्च करके देखिए, ये भीलों का इतिहास है, भीलों का राज चलता है। क्या आप लोग चाहते हैं वापस भीलों का राज आना चाहिए? कितने लोग चाहते हैं?
हाथ नहीं उठे, वो नहीं चाहते भीलों का राज आना चाहिए। इस खानदान की धरती पे आना चाहिए कि भीलों का राज आना चाहिए ना। आज नहीं लग रहा कि भीलों का राज आ चुका है, लगभग लग रहा ना। आने वाले समय में साथियों जरूर भीलों का राज आएगा। दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूं आप लोगों को, उसके बाद हमारे देश पर अंग्रेजों ने 200 साल तक राज किया। साथियों अंग्रेजों ने 200 साल तक राज किया। साथियों जल्दी मत करना, मैं कुछ चीजें इंपॉर्टेंट चीजें, हमारे साथी भी बैठे हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों के बीच बताना चाहेंगे। रैली हमारी होती रहेगी, थोड़ा धैर्य रखें। 200 साल तक अंग्रेजों ने राज किया हमारे ऊपर, लेकिन हमारे जो क्रांतिकारी थे, ये सामने है टंट्या भील बिरसा मुंडा। टंट्या भील खंडवा जिले के पंदाना तहसील के रहने वाले थे। लंबा संघर्ष एक इतिहास काल में 30 साल तक अंग्रेजों से लड़ने वाला पहला ऐसा योद्धा है, पहला ऐसा योद्धा है जिसने 30 साल तक अंग्रेजों से लड़ी और इस भील प्रदेश के एरिया में लाखों हेक्टेयर जमीन, 1.5 लाख हेक्टेयर जमीन आदिवासियों की आज जिस जमीन पे ये टंट्या भील की देन है। साथियों टंट्या भील की देन है। और ऐसे हमारे बिरसा मुंडा रहे झारखंड रांची जिले में। साथियों उन्होंने भी अंग्रेजों के सामने संघर्ष किया और शहादत दी, लेकिन गुलामी स्वीकार नहीं की। रानी दुर्गावती, भीमा नायक, जिन्होंने सेंधवा में ढाबा बावड़ी बड़वानी क्षेत्र में रहे और उन्होंने अंग्रेजों से संघर्ष किया। खाजा नायक सेंधवा के, उन्होंने भी अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया। साथियों मेरा कहने का मतलब यह है, उन लोगों ने अगर गुलामी स्वीकार नहीं की तो हम लोग गुलामी क्यों स्वीकार करेंगे? क्यों करें भैया? अरे गुलामी जो स्वीकार करे उनको मुबारक, हमको करना चाहिए क्या? कितने लोग गुलामी स्वीकार करने को तैयार है? नहीं है। कितने लोग गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो हम गुलामी स्वीकार क्यों करें? जब हमारे बाप दादाओं ने गुलामी स्वीकार नहीं करी, अंग्रेजों के सामने हाथ नहीं टेके, घुटने नहीं टेके, तो हम इन कुछ डटपुंजे लोगों के सामने क्यों घुटने टेके? अरे हम 85% झाबुआ जिले के भील है, हम किसी के सामने थोड़ी झुकेंगे क्या? तो साथियों अंग्रेजों के समय हमारे बाप दादा नहीं झुके तो हम क्यों झुके? कहने का मतलब यह है कि अंग्रेजों के समय हमारे बाप दादा ने लड़ाइयां लड़ी, मरे, शहादत दी, लाखों भील आदिवासी मरे, लेकिन किसी भी प्रकार की गुलामी स्वीकार नहीं करी। तो हमें किसी प्रकार की गुलामी नहीं स्वीकार करना चाहिए। हमारी जो लड़ाई है वो हमें लड़ना चाहिए। साथियों मैं तीसरी बात बोलना चाहता हूं। तीसरी बात मैं संविधान को लेकर बोलना चाहूंगा। साथियों भारत का सबसे बड़ा संविधान, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भारत का लिखित संविधान है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई संविधान नहीं है। साथियों भारत के संविधान से भारत देश चलता है। भारत देश का हर राज्य उस संविधान से चलता है। भारत देश का हर जिला उस संविधान से चलता है। भारत जिले की हर तहसील उस संविधान से चलती है। उस तहसील का हर गांव, हर पंचायत उस संविधान से चलती है। मुख्यमंत्री उस संविधान में है, प्रधानमंत्री उस संविधान के अंतर्गत है, कलेक्टर उसके संविधान के, भारत के संविधान के अंतर्गत है, प्रधानमंत्री उस संविधान के अंतर्गत है, सरपंच संविधान के अंतर्गत है, विधायक संविधान के अंतर्गत है, सांसद संविधान के अंतर्गत है। सारी सरकारी संस्थाएं संविधान से चलती है, सारी प्राइवेट संस्थाएं संविधान से चलती है, कार्यपालिका संविधान से चलती है, न्यायपालिका संविधान से चलती है, व्यवस्थापिका भी संविधान से चलती है। सारे भारत देश का सिस्टम संविधान से चलता है। साथियों मेरा कहने का मतलब है उसी संविधान में आदिवासियों को भी कुछ अधिकार दिए। याद रखना साथियों, अगर उस संविधान से पूरा देश चलता है, अगर पूरा देश चलता है उस संविधान से, तो उस संविधान में आदिवासियों के लिए जो धाराएं या अनुच्छेद है उसका पालन होना चाहिए या नहीं? आप बताइए। होना चाहिए ना? होना चाहिए। तो वर्तमान सरकारें उस संविधान का आदिवासियों के लिए जो लागू है उसका अनुपालन क्यों नहीं हो रहा? पहली मेरी बात, उस संविधान में धारा 13(3) का रूढ़िगत परंपरा जो आदिवासियों को अधिकार देती है, ग्राम सभा का पावर है। आज ग्राम सभा वाले वो प्रस्ताव पास करके लाके दे रहे हैं एसडीएम कलेक्टर को, तो मानने को तैयार नहीं है। अरे जब हमको संविधान में कानून दिया हुआ है, उस कानून के अंतर्गत हम लोग बात कर रहे हैं।
जब देश पूरा चल रहा है तो आदिवासियों के कानून भी लागू होना चाहिए कि नहीं? 5वीं अनुसूची की बात करूंगा। 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आदिवासियों के जल जंगल जमीन का अधिकार है। आदिवासियों पे जंगल पे अधिकार है, जमीन पे अधिकार, पानी पे अधिकार है। आदिवासियों को 100% आरक्षण है 5th शेड्यूल में। चपरासी से लेकर कलेक्टर तक अधिकारी आदिवासी होना चाहिए, ये 5th शेड्यूल बोलती है ना। वो संविधान में है, अभी मैंने रखा है, मैं नहीं बोल रहा। दूसरी बात, इस क्षेत्र में खनिज संपदा, अगर लोहा निकलता है, कोयला निकलता है, तेल निकलता है, पेट्रोलियम निकलता है, रेत निकलती है, किसी भी तरह का मैग्नीज निकलता है, कोई भी तरह की धातु निकलती है, सोना निकलता है, कोई भी धातु निकलती, उस पर अधिकार आदिवासियों का। ये कौन कह रहा? 5वीं अनुसूची। तो जब देश उस संविधान से चल रहा तो 5वीं अनुसूची भी लागू होना चाहिए कि नहीं? जो हमारे क्षेत्र में जो व्यवस्थाएं हैं, आज गांव में हमारी जो व्यवस्थाएं है वो 5वीं अनुसूची ने दी। बैंकिंग व्यवस्था होना, शासन प्रशासन पे हमारा नियंत्रण होना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो 5वीं अनुसूची में दी हुई है। तो साथियों, 5वीं अनुसूची पूर्णतः लागू नहीं होने के कारण, लागू नहीं इसलिए हो रही है क्योंकि हम लोगों को मालूम ही नहीं है कि 5वीं अनुसूची क्या है। कितने लोगों को मालूम है 5वीं अनुसूची? हाथ खड़े करके बताइए। 4 लोगों को मालूम है 5वीं अनुसूची है, 5वां व्यक्ति है। डूब मरना चाहिए हमारे समाज के लोगों को। मैं तो कह रहा हूं अभी पानी होगा, यहीं डूब लो तो काम हो जाएगा सभी का। जब हमको हमारा अधिकार ही नहीं मालूम है तो हम क्या खाक लड़ेंगे? हम क्या सिर्फ रैली निकालने के लिए आए? डीजे पे नाच लिया, हो गया काम? मांदड़ पे नाच लेंगे, हो गया काम? ऐसा नहीं है। यहाँ बैठे हैं तो हमारा अधिकार क्या है? अधिकार हमको जानना पड़ेगा। अगर अधिकार हमने जाना तो किसी के सीने पे भी चढ़ के हमारा अधिकार लेंगे, छीन के लेंगे। मांगने की जरूरत नहीं है, अगर जान गए तो छीन के लेंगे हमारा अधिकार। लेकिन नहीं जागे तो ऐसे ही लोग आपके क्षेत्रों में आके, कभी भी आके आप लोग को लूटपाट कर रहे हैं, आप लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, आप लोगों को हर तरह की चीजें कर रहे हैं, लेकिन हम बोल नहीं पा रहे। साथियों, संविधान की जो धाराएं हैं उन चीजों को हमको जानना चाहिए। साथियों, मैं 2 बातें और बोलने के बाद मेरा उद्बोधन खत्म करूंगा। साथियों, शिक्षा के क्षेत्र में साथियों ने बताया, लेकिन मैं कुछ और बात जोड़ना चाहता हूं। हमको निःशुल्क शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहिए, सभी को मिलकर। और हमारे जो टीचर लोग काम कर रहे हैं वर्तमान में, कैलाश बारिया सर है, घोर सिंह अमलिया सर है, सुभाष डामोर सर है, मदन डामोर सर है, राहुल मकवाना जी है, सुभाष भूरिया जी है, इन लोगों ने निःशुल्क कोचिंग का संचालन 4 से 5 साल तक किया। तो साथियों, इन लोगों का हमको जो भी अधिकारी, कर्मचारी या फिर किसान भी, युवा भी सहयोग करें और हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए हमको थांदला में कोचिंग का हब खोलना पड़ेगा। हम पहले 100 रुपए उसमें जमा करेंगे, लेकिन हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे। एक टाइम को खाना नहीं खाएंगे, लेकिन हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाओगे कि नहीं पढ़ाओगे? 8 दिन में, 1 महीने में खाली 100 रुपया आप लोग जमा करना और हम शिक्षा का हब बनाएंगे थांदला क्षेत्र को। ये मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं। उसके लिए हम प्रयासरत हैं। आप लोगों के सामने बहुत जल्दी ये व्यवस्था स्थापित होगी और मिलेगी। साथियों, एक और बात बोलना चाहता हूं रोजगार के क्षेत्र में युवाओं के लिए। जिस क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूं उसी के लिए बोलूंगा। आज हमारे क्षेत्र में जो रोजगार के क्षेत्र में हमने 10-12 बच्चों को रोजगार के लिए प्रेरित किया है। थांदला क्षेत्र में आपको जोहार कलेक्शन मिलेगा, जोहार जो साथियों ने अभी दुकानें डाली, जोहार टेंट हाउस मिलेगा आपको, जोहार मोबाइल एसेसरीज मिलेगी आपको, जोहार इलेक्ट्रिशियन मिलेगा, जोहार न्यू हेयर स्टाइल मिलेगी आपको और टंटिया बिल कियोस्क मिलेगा आपको। ऐसी हमारी 12 दुकानें हैं थांदला में साथियों। तो कम से कम जो आपके समाज के लड़कों ने दुकानें खोली है, उन दुकानों पे जाइए आप और सहयोग करिए उन दुकानों पे। और जो भी युवा साथी बेरोजगार है, दाड़की कर रहे हैं, मेरा ये मतलब है आज से मेरी बात सुन के जाना, कोई भी दाड़की न करे। हम हमारे बाप दादा इस देश के मालिक है कि नौकर है? हम मालिक है ना, तो फिर नौकरों वाले काम क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे नौकरों? मालिक है तो मालिक बनना सीखो। चाय की दुकान लगाओ, किराना की दुकान लगाओ, ऑटो पार्ट्स की दुकान लगाओ, कटलरी की दुकान लगाओ, इलेक्ट्रिक की दुकान लगाओ, कपड़े की दुकान लगाओ, सोने चांदी की दुकान, आपको जो समझ में आए वो करिए। लेकिन आज के बाद याद रखना, धंधा
युवा है जिनके पास व्यवस्था मार्गदर्शन हम करेंगे कि आपको कैसी दुकान और कहाँ खोलना चाहिए। तो साथियों, मेरा एक ही उद्देश्य है, शिक्षा और रोजगार के लिए हम प्रयासरत हैं और आप लोगों के सहयोग से हम लोग शिक्षा और रोजगार के लिए इस मांडला क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और अच्छा काम करेंगे। साथियों, आखिरी बात मैं बोल के मेरा उद्बोधन खत्म करूंगा। साथियों, हमारे देश में अभी गुरु वक्ताओं ने बोला आदिवासी महिलाओं के साथ शोषण, अत्याचार, बलात्कार हो रहा है। आदिवासी लोगों को खुलेआम मारा जा रहा है, गोलियों से खुलेआम मार दिया जा रहा है, कोई बोल नहीं रहा है। आदिवासियों के साथ घिनौने कृत्य किए जा रहे हैं, आदिवासियों की जमीनें छीनी जा रही है, आदिवासियों के हक खत्म किए जा रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा है। साथियों, क्यों नहीं लोग बोल रहे हैं? क्योंकि हम लोगों को धर्म और पार्टियों में बांट दिया गया। साथियों, एक धर्म वाला बोलता है ये इस धर्म वाला है, ये इस धर्म वाला, लेकिन हम तो आदिवासी है ना सब। इस मंच पे आदिवासी है ना, तो हम अगर आदिवासी है तो आदिवासी एक मंच पे रहे, हम ना तो धर्म में बैठे ना तो पार्टी में बैठे। पहली बात साथियों, याद रखना पड़ेगा हमारी लड़ाई क्या है। मैं 3 बातें बोल के आपका उद्बोधन खत्म करूंगा। हम लोगों को जानना पड़ेगा हमारा दुश्मन कौन है। हो सकता हमारे बीच में ही हमारा दुश्मन बैठा है। आप जब तक आपका दुश्मन नहीं जानोगे, आप लड़ाई कतई नहीं लड़ सकते, ना जीत सकते हो। आपको मालूम ही नहीं, ये भीड़ आई, इसको तो मालूम ही नहीं हमारी लड़ाई क्या है और हमारा दुश्मन कौन है। जितने लोग आए, इन लोगों में से 10-20 लोगों को मालूम होगा हमारा दुश्मन कौन है, बाकी किसी को मालूम ही नहीं है हमारा दुश्मन कौन है। सबसे पहली बात, हमारा दुश्मन हमको जानना पड़ेगा कि दुश्मन कौन है। दूसरी बात, हमारी लड़ाई क्या है, दिमाग में बिठा लेना, हमारी लड़ाई क्या है और किससे। हमारी आदिवासी से आदिवासी की लड़ाई नहीं है भाइयों। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आज के बाद में आदिवासी बनाम आदिवासी नहीं होना चाहिए, हमारे गुरु का निर्देश है। आदिवासी बनाम आदिवासी की लड़ाई कतई मत करना आज के बाद में, क्योंकि जब तक आप लड़ते रहोगे दूसरे लोग फायदा उठाते रहेंगे। वो तो चाहते हैं आप लड़ो मरो, फायदा तो हम लेंगे ही लेंगे। ध्यान रखना साथियों, वो लोग चाहते हैं आप लड़ो। तो आदिवासी बनाम आदिवासी, वो कैसा भी व्यक्ति हो, हाथ जोड़ लेना भाई, पर लड़ाई हमको बिल्कुल भी नहीं करना, थप्पड़ भी उसको नहीं मारना। तो हमको जानना है हमारी लड़ाई किससे है और हमारी लड़ाई क्या है और हमको लड़ना कैसे है। साथियों, जब तक तुमको पता नहीं होगा कि हमारी लड़ाई लड़ेंगे कैसे, तीर कांठी लेकर आ गए, फाड़ियां लेकर आ गए, लठ लेकर आ गए, पता ही नहीं हमारी लड़ाई लड़ना क्या है। तीर कांठी फाड़िया से हमारी लड़ाई नहीं होगी, हमारी कलम की ताकत से लड़ाई लड़ी जाएगी। हमको पता होना चाहिए हमारी लड़ाई क्या है और उस लड़ाई को लड़ना कैसे है। इस बात को आपके दिमाग में बिठा लेना, हमारा दुश्मन कौन है, हमारी लड़ाई क्या है और हमको लड़ना कैसे है। साथियों, भील प्रदेश के साथ में मैं अपना उद्बोधन खत्म करूंगा। साथियों, हमारे दिनेश भाई ने भील प्रदेश के बारे में सारी बात बता दी। मैं थोड़ा सा भील प्रदेश के बारे में उनकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूं जो छूट गया है। साथियों, हम जय भील प्रदेश इसलिए बोलते हैं, हमारे पुरखों का सपना था भील प्रदेश। दादा दिलीप सिंह भुइया ने बोला था भील प्रदेश बनना चाहिए। हमारे कई राजस्थान के नेताओं ने बोला भील प्रदेश बनना चाहिए। आज अंग्रेजों के समय में अंग्रेजों ने भील कंट्री नाम दिया था, वो नक्शा भी बना हुआ है, लेकिन आजाद देश होने के बाद में भील आदिवासियों को दिनेश भाई ने बताया जैसे 4 राज्यों में बांट दिया। हमको आधे इधर आधे इधर आधे इधर आधे इधर कर दिया, हमको एक नहीं होने दिए। उनको मालूम था ये एक हो गए तो हमारी समस्या खड़ी हो जाएगी, इसलिए हमारा ये बॉर्डरलेस एरिया ये खत्म कर दिया। आज दाहोद का भील, गुजरात का भील, महाराष्ट्र का भील और मध्य प्रदेश का भील एक मंच पे बैठता है, ये हमारी जीत है। साथियों, भील प्रदेश उस टेरिटरी को बोलते हैं जहां भील लोग सदियों साल 10वीं शताब्दी से निवास कर रहे हैं। भील प्रदेश में हमारी बोली भीली बोली, हमने अभी गीत गाया था आप लोगों के सामने, ये भीलों का गीत है, भीलों की भाषा है, भीलों के व्रत है, भीलों के त्योहार है, भीलों के संस्कार है, भीलों
पूजा पद्धति है। भीलों के वार त्योहार पे, होली पे, दीपावली पे गाए जाने वाले गीत है, हमारी पूजा पद्धति है, हमारी जो संस्कृति है, यही हमारा अस्तित्व है। और इस अस्तित्व की लड़ाई के लिए भील प्रदेश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं आप लोगों को विश्वास दिला देता हूं कि मैं भले कर्मचारी हूं, लेकिन भील प्रदेश की लड़ाई तक, मेरी अंतिम आखिरी खून तक भील प्रदेश के लिए मैं लड़ता रहूंगा। भील प्रदेश बना के रहेंगे साथियों। इसी के साथ जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। आप लोगों ने इतनी देर तक सुना, मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगले वक्ता के रूप में मैं बुलाना चाहूंगा बाबू सिंह डामोर सर आए और अपना उद्बोधन दें। हमारे पास समय बहुत कम है, थोड़ी शांति बना रखें और पानी भी आने की संभावना है। हमारे पास 2 वक्ता और हैं और सभी वक्ता अपना समय का ध्यान रखें।